हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हमने सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पहला पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1 था जो। आज भाग 2 वीडियो मैं आपके सामने भेज रहा हूँ। पहला पार्ट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं आगे वह नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, उसका एक घोषणा पत्र लागू हुआ था। वो क्या हुआ था? 1791 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और दासता से मुक्ति के लिए एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लागू किया गया था। इस अधिकार पत्र के अंदर नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, समानता का अधिकार था और दासता से मुक्ति का अधिकार भी एक शामिल था। अगला टॉपिक है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक कौन कौन से थे, मतलब कि कौन कौन से ऐसे प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, कि जो फ्रांसीसी क्रांति के थे। ये थे सबसे पहले कि टूटी हुई जंजीर, मतलब कि कोई जंजीर है वो टूटी हुई है, उसका प्रतीक क्या था कि दासों की मुक्ति का ये प्रतीक था। दूसरा है राजदंड। राजदंड क्या होता है कि राजा अपने हाथ में एक सोने का या चांदी का एक लकड़ी पकड़ी हुई होता है, उसको राजदंड बोलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा। तो राजदंड क्या कहलाता है कि शाही सत्ता का प्रतीक। लाल रंग की टोपी वो था दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। नीला, सफ़ेद, लाल रंग, ये तीनों रंग थे वो फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों के प्रतीक थे। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, 3 रंग है, हरा, सफ़ेद, केसरिया। ये 3 रंग हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय रंग है। वैसे ही नीला, सफ़ेद, लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग थे। और नंबर 5 थी डैनो वाले स्त्री, वो था कानून का मानवीय रूप। हमारे यहाँ पर कानून का मानवीय रूप क्या है कि एक औरत है, वो हाथ में तराजू लिए हुए खड़ी है और आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, वो कानून का मानवीय रूप कहलाता है। अगला था नेपोलियन का उदय। नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा सम्राट साबित हुआ था फ्रांस के लिए। सन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। उसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे काम किए, लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साधन इकट्ठे किए। नेपोलियन माँओं को बहुत ज़्यादा अहम मानता था। वो मानता था कि माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, पालती है, तो वो उसका स्थान सर्वोच्च है। परंतु सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद उसकी सत्ता का पतन हो गया। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद में उसका पतन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी परिस्थितियाँ कौन कौन सी, यानी किन किन परिस्थितियों के किस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये अपना लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब कि फ्रांसीसी समाज का ढांचा था वो दोषपूर्ण था, उसमें दोष थे। कैसे कि देश की 90% जनसंख्या किसान वर्ग की थी, लेकिन उसकी ज़मीनों पर कुलीन, चर्च और अमीरों का अधिकार था। इन्हीं लोगों को ही विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु जो आम लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको काफ़ी सारे कर चुकाने पड़ते थे, टैक्स चुकाने पड़ते थे, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख परिस्थिति बनी। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब कि जो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, वो बड़ा ही निरंकुश शासक था। वो एक बुद्धिहीन शासक भी था। उसने अपनी जनता के ऊपर काफ़ी सारा करों का बोझ लगा रखा था, जिसके कारण से वो राजनीति अच्छी तरीके से नहीं संभाल रहा था। कई सारे ऐसे अधिकार थे जो उसने अपनी रानी को दे रखे थे, और कई सारे ऐसे उसके मंत्री थे जो केवल जी हजूरी में लगे रहते थे, जिसके कारण जनता परेशान थी, जो कि एक फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बनी। तीसरा है आर्थिक कारण। अपने निरंकुश शासन के कारण लुई 16वां 10 अरब रुपये के कर्ज के तले दब गया था। जो कर्जदाता थे वो सरकार से 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। इससे बहुत ज़्यादा सरकार पर कर्ज होता जा रहा था। राजमहल पर भी बहुत ज़्यादा वो फिजूल खर्ची कर रहा था, जिससे कि गरीब लोगों को ज़्यादा कर चुका करके अपना
जो अनाज था वो बेचना पड़ रहा था। चौथा जो कारण है वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिरी कि दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिक मतलब जो समाचार पत्र जो है या पत्रिकाएं लिखते हैं उनका कारण। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। ये लोगों तक अपने बात पहुंचाते थे, सरकार की बात पहुंचाते थे। जैसे कि रूसो ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सामाजिक अनुबंध, उसमें बताया कि राजा है उसने देवताओं के अधिकारों के ऊपर प्रहार किया था। एक दूसरी जो पुस्तक थी उसने बताया कि राजा अपने अधिकारों से देवताओं का मूर्तियों का खंडन कर रहा है, तोड़ रहा है। एक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया कि सरकार के अंदर जो विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का है उसके बीच में विभाजन हो गया था। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख परिस्थितियाँ बनी थी। अब ये स्टूडेंट्स, आपको आज का जो काम करना है वो क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था कि जो आपको इसमें से आपको छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन छांटने हैं और आपको लिखने हैं। तो इसमें से भी आप अपने अनुसार अपने प्रश्न बनाएं और लिखिए उसका उत्तर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब लागू हुआ था? 1791 में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक के बारे में है कि टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक थी? दासों की मुक्ति का। राजधन किसका प्रतीक था? शाही सत्ता का। लाल रंग की टोपी किसका प्रतीक थी? दासों की स्वतंत्रता का। नीला, सफ़ेद और लाल रंग किसका प्रतीक था? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। नेपोलियन का उदय के साथ समझा जाता है कि नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? 1804 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई? नेपोलियन की। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी कि सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति आखिरी। कल हम इसके अंदर दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।